है यहाँ पर एडवाइजरी, सलाहकार, मान लीजिए SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये भी हो सकता है। DDMA है, यहाँ पर DM काम करते हैं। DM के पास जो संस्थाएं हैं वो है एक लोकल अथॉरिटी और एक है एडवाइजरी। अब इनके पास अपनी कोई सेना नहीं होती है DM के पास। तो कुल मिला जुलाकर भारत में की यही संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो PM, CM, DM और इसमें सबसे पढ़ा लिखा बेचारा DM ही है, लेकिन सबसे नीचे है पॉलिटिकल सिस्टम है। क्या करेंगे? लोकल अथॉरिटी और एडवाइजरी का मतलब हो जाता है कि उसके नीचे के जितने भी लोग हैं, जैसे कि पटवारी है, SDM है, राइट, तहसीलदार है, ग्राम सेवक है, ये सभी लोग इस आपदा प्रबंधन की श्रृंखला में शामिल होते हैं। और उन स्थानीय स्तर पर, उनसे स्थानीय स्तर पर क्या होगा, स्थानीय स्तर की जानकारी जितनी उनके पास होगी बेहतर तरीके की, उतनी जानकारी शायद हो सकता है कि टॉप मोस्ट लेवल पर ना हो। तो इन तीनों में अगर आपसे कोई ये पूछे कि ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तीनों महत्वपूर्ण। हाँ, तो DDA में ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना NDA में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक तीनों इंटीग्रेट होकर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। DDA में भी उतना ही महत्वपूर्ण। हाँ, संसाधनों के मामले में NDA में ज़्यादा है, उससे कम संसाधन SDMA के पास है और सबसे कम संसाधन DDMA के पास है। लेकिन DDMA के पास अपनी एक स्थानीय समस्या के समाधान के लिए स्थानीय संसाधन उपलब्ध है, स्थानीय लोग हैं जो स्थानीय चीज़ों को ठीक से समझते हैं, उसको ज़मीनी चीज़ों से जोड़ के देखने का काम करते हैं। तो यही है स्ट्रक्चर फिलहाल हमारे यहाँ जो काम करती है। एक्ट आपको बता ही दिया हमने, ये आपको बता ही दिया संरचना कैसे काम करती है। आपको जो तीसरी बात जाननी है वो ये जाननी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है हमारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। और उसी प्लान से ये डिसाइड होगा कि क्या भारत सेंदाई फ्रेमवर्क की चीज़ों को मानता भी है या फिर अपनी ही राग अलापता रहता है और विश्व में कुछ और हो रहा है, भारत में कुछ और हो रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो देखते हैं आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, इसको कहते हैं हम लोग ND, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सबसे पहले 2016 में जारी किया गया और का पहला प्लान था। और इस प्लान का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो विजन है, जो दर्शन है, वह दर्शन यही है कि भारत को आपदा रोधी बनाते हुए इसकी जनसंख्या को, इसकी अर्थव्यवस्था को, इसके पर्यावरण और संस्कृति को सुरक्षित करना है, लचीला बनाना है, सुरक्षित बनाना है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य इसका यही है। और ऐसा करने के लिए आपदा से लड़ने में हमें अपनी क्षमता का निर्माण करना है। तो कुल मिलाजुलाकर क्या है कि क्षमता का निर्माण करते हुए आपदा रोधी क्षमता का निर्माण करते हुए भारत को सुरक्षित एवं लचीला बनाना, ताकि इसके मानवीय, पर्यावरणीय, भौतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षति को कम किया जा सके या उन्हें रोका जा सके। तो 100% रोकना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, ये तो एक कल्पना की बात हो जाएगी, हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी। तो रोकना 100% पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब लिखते समय भी, आंसर लिखते समय भी आपको ये नहीं कहना चाहिए कि भारत एकदम इनको रोकने के लिए तैयार है या भारत में अभी आपदाएं होंगी ही नहीं क्योंकि हमने एक ऐसी योजना शुरू कर दी। तो इसका ये दर्शन है। दर्शन ऐसे ही हासिल नहीं होता है, दर्शन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे पास होने चाहिए और फिर इसके कुछ प्रमुख जो पहलू हैं उनसे भी हमें अवगत होना चाहिए। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, उन प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं कि क्या ये, तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये सेंदाई फ्रेमवर्क के साथ सामंजस्यता बनाता है या नहीं बनाता है। प्रमुख बिंदु,
तो देखिए, को हम लोग दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तो इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका टारगेट क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव है जोखिम को समझना, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मतलब हो गया जोखिम को ठीक से समझते हुए उसका आकलन करना, समझना विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, संरचनात्मक उपायों के लिए डीआरआर में निवेश करना, गैर संरचनात्मक उपायों के लिए डीआरआर में निवेश करना, और फिर है आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण करना। सारी चीजें उद्देश्य है, इसका टारगेट यही है। टारगेट क्या है, जोखिम को समझना, एजेंसियों के बीच में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन एक डेवलप करना, और स्ट्रक्चरल मेजर्स यानी कि संरचनात्मक उपाय के लिए डीआरआर में निवेश करना, गैर संरचनात्मक उपायों के लिए डीआरआर में निवेश करना, क्षमता निर्माण करना। इतनी सारी चीजों को करने के लिए हमारे पास हर लेवल पे एक योजना होनी चाहिए, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि जोखिम को समझना केवल बोलने से ही आप जोखिम नहीं समझ जाएं। तो जोखिम को समझने के लिए क्या करना होगा, गैर संरचनात्मक उपायों में, तो गैर संरचनात्मक उपायों के लिए डीआरआर में निवेश करना पड़ेगा, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, लोगों को स्किलफुल बनाना पड़ेगा कि कौन सी दशा देखें लोग तो समझ जाएं कि लैंडस्लाइड होने वाला है। हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सैटेलाइट्स होने चाहिए, और विविध प्रकार के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो मदद करें हमें प्रिडिक्ट करने में, चीज़ों को उनको समझने में, पूर्वानुमान लगाने में, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने में। यही है विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने का मतलब कि अब कोई हादसा अगर होता है, जैसे कि मान लीजिए भारी बारिश हो गई, तो भारी बारिश की सूचना देना आईएमडी का काम है, ठीक है, ये मान लिया। लेकिन उस बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो जाए, तो लैंडस्लाइड की खबर जीआईएस, जीएसआई, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ जाना, तो सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया। जंगल में आग लग गई, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। तो ये सब आपस में जब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे, अब आईएमडी वाला सूचना देके सो रहा है, अब उसका जीएसआई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, नहीं कर सकते हैं, तो यह समस्या बनी की बनी रह जाती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। स्ट्रक्चरल मेजर्स का मतलब हुआ कि जहां पर भौतिक निर्माण की आवश्यकता है वहां पर भी हमें निवेश करना होगा, ताकि डीआरआर से बचा जा सके। जैसे सुनामी से बचाव के लिए आपको हमने बताया था कि कुछ ग्रेन्स का निर्माण किया जाता है, इस तरह की दीवारें, कुछ भित्तियों का निर्माण कराया जा सकता है। लैंडस्लाइड से बचने के लिए इस पर एक जाली बिछाई जा सकती है, लोहे की जाली और कील का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से चक्रवातों से बचने के लिए मैंग्रोव या वेजिटेशन ऑन द कोस्टल एरिया किया जा सकता है। तटीय क्षेत्रों में हम लोग पुनर्वनीकरण का कार्य कर सकते हैं, ताकि चक्रवात की इंटेंसिटी को कम किया जा सके। चक्रवात को रोका नहीं जा सके, उसके प्रभाव को कम किया जा सके। ये सब भौतिक उपाय हैं, स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, जिनके लिए हमें काम करना होता है, और ये प्लान में सीधे सीधे दर्शन के रूप में रखा गया। इसके अलावा 18 बिंदुओं का 18 बिंदु या 18 पॉइंट्स अंडरलाइन किया गया है इस प्लान में, इस योजना में, कि आपदा, किसी भी तरह की आपदा के प्रबंधन में इन 18 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये 18 बातें प्री डिजास्टर से लेकर पोस्ट डिजास्टर तक अप्लाई होती हैं। जैसे मैं एक आध चीज़ों का वर्णन कर देता हूँ, नाम ले लेता हूँ। जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना, मैपिंग, सैटेलाइट इनपुट लेना, इंफॉर्मेशन डिसिमेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, यानी कि सैटेलाइट से सूचना लेकर मैपिंग क्रिएट करना, मानचित्रण तैयार करना, लोगों तक सूचना पहुंचाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना। एक इसी तरीके से दूसरा हो गया कि आपदा की संभावना बढ़ने की स्थिति में, कि ये घटना होने वाली, संकट की संभावना बढ़ने की स्थिति में इवैक्यूएशन यानी कि रिक्तीकरण, वहां से लोगों और पशुओं का विस्थापन कराना होता है। इसी तरीके से जब आपदा आ जाती है, कोई घटना घट जाती है, हादसा हो जाता है, तो उसमें लोगों का और जानवरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। मतलब खोजबीन उनकी की जाती है कि कहाँ कहाँ फंसे हुए हो सकते हैं लोग, उनका पता लगाना ये हो जाता है। बचे हुए हैं, जो जीवित हैं, जिनको ज़रूरत है मेडिकल केयर की, उनको मेडिकल केयर देना होता है।
फिर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, मतलब इस तरह की चीज़ों को उपलब्ध कराना होता है। फिर भोजन और राहत सामग्री एसेंशियल जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो देना होता है। संचार पर हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद जो अस्थायी आश्रय हैं उनका निर्माण होना चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। है उसकी व्यवस्था की जाए, या बिजली नहीं है तो किसी तरह से ईंधन वगैरह की व्यवस्था की जाए, फ्यूल की व्यवस्था की जाए। ट्रांसपोर्टेशन ठीक होना चाहिए, राहत कार्य प्रॉपर तरीके से आएँ, मरे हुए जानवरों को ठीक से हम लोग निपटा पाएँ, उनका निराकरण ठीक से करें। जो मरे हुए जानवर हैं, क्योंकि अगर उनको नहीं करेंगे तो कई तरह की दूसरी बीमारी भी फैल सकती है, उससे बचाव करें। जो बचे हुए जानवर हैं उनके लिए चारे भोजन की व्यवस्था करना प्रायोरिटी एरिया में रखा गया है। इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, जो आफ्टर डिजास्टर का काम है, रिहेबिलिटेट करना उनमें किया जाता है। का संग्रहण करना, मीडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, यही सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो यही कुछ बिंदु हैं। इन बिंदुओं को कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति जो डिजास्टर मैनेजमेंट का कार्य कर रहा है, उस डिजास्टर मैनेजमेंट के काम करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए ही अपना काम करें, ताकि सारी चीज़ों को टोटालिटी में और मतलब अकुमुलेटिव रूप में मैनेज किया जा सके। ये नहीं कि आपने केवल लोगों पर फोकस किया, जानवर उधर मर के सड़कें महक रहे हैं, दूसरी आपदा एक क्रिएट हो गई। जो जानवर जिंदा थे उनको भोजन नहीं दिया आपने, जो आदमी बच गए थे उनको आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया, वे लोग दूसरे आपदा से घिर जाएंगे, दूसरे संकट से घिर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है और इन सब बिंदुओं पर फोकस करना। यही नहीं, केवल अधिकारियों के लिए ही नहीं कहा गया है, बल्कि ये भी कहा गया है कि भाई जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की सरकार है, नेशनल लेवल की सरकार हो, स्टेट लेवल की सरकार हो, ये दोनों सरकारों के लिए भी कुछ कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि जब कोई पॉलिसी आप बनाएं तो उसमें आपदा प्रबंधन या आपदा के जोखिम के न्यूनीकरण, DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, को प्रायोरिटी से, प्राथमिकता से आप पॉलिसी में रखें। जैसे अगर मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बन गई, उसमें स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, इसको एक विजनरी व्यक्ति की तरह से देखना होगा, और विजनरी की तरह देख के उन समस्याओं का समाधान भी उस पॉलिसी में होना चाहिए। इसको पानी कहाँ से देंगे, इसकी ट्रांसपोर्टेशन से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, लोग बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में कहाँ जाएंगे, राइट, इनको ऊर्जा कहाँ से लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी बनाते समय हमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है कि भाई सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक पार्टिसिपेटरी, सहभागिता उपागम, यानी कि साथ में मिलकर काम करने की एक संस्कृति का विकास करना चाहिए। जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, MLA हैं, उनको आपदा के दौरान लोगों के साथ मिलकर काम करने से लोगों में एक मनोबल बढ़ता है। फिर उसके बाद अगर किसी की कोई शिकायत आती है तो शिकायत का निवारण करने का उपाय होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। और अगर कोई अच्छा काम करता है डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में तो उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन और इन सब चीज़ों से नवाजा जाना चाहिए, और इस तरह के कोर्सेज गवर्नमेंट लोगों को करवाती रहे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस तरफ आकर्षित हों और आकर्षित होकर एक क्षमता निर्माण में अपनी भूमिका दें। और क्षमता निर्माण जब उनकी हो जाती है तो फिर वही आगे चलकर देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी बातें इस योजना में कही गई। ये तो योजना की बातें हो गई। अब सवाल ये आता है कि जो भारत की योजना है, भारत में जो पॉलिसी है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसी से तालमेल बिठाती हुई नजर आती है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पॉलिसी है हमारे पास वो है सेंदाई फ्रेमवर्क, भारत की NDA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। इन दोनों को अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे हम लोग तो सेंदाई की बहुत सारी बातें इसमें शामिल की गई हैं, जैसे कि रिस्क को समझना, जैसे कि रिस्क रिडक्शन में इन्वेस्ट करना, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये सारी बातें इसमें कही गई। और जो सेंदाई में कहा गया था बिल्ड बैक बेटर, B3 संकल्पना, तो यहाँ पर भी कहा गया है कि स्ट्रक्चरल मेजर्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न का जब आप उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखते समय दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको यह हमेशा दर्शाते हुए चलना है कि सेंदाई फ्रेमवर्क से अलग हम नहीं कर रहे हैं कुछ काम, या उसके विरुद्ध कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिसी बनाई गई है यह पॉलिसी बहुत ही विजनरी है। नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सेंदाई फ्रेमवर्क, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है, उसके कायदे कानूनों का पालन किया जा सके, ताकि दक्ष रूप से, इफेक्टिव रूप से हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन का काम हो सके। लेकिन क्योंकि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए भारत ने यथासंभव जरूरत के अनुसार अपनी पॉलिसी में अपने स्थानीय समस्याओं को भी स्थान दिया है। और वहां पर हालांकि ये सभी समाधान सेंदाई फ्रेमवर्क का कहीं से उल्लंघन नहीं करते। अंत में आपको यह साबित करना है कि सेंदाई फ्रेमवर्क के नींव पर खड़ी यह NDMP की इमारत सेंदाई फ्रेमवर्क से अलग ना होते हुए भी अपनी समस्याओं से विमुख नहीं है, यानी कि इसमें अपना भी कुछ नया है, लेकिन वह नया इनका कहीं से उल्लंघन नहीं करता है। बस इन बातों को ध्यान में रखना है। कैसे आप आंसर कराते हैं तो फिर कमाल ही, फिर क्या ही दिक्कत। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है।
भारत को विश्व से क्या क्या सीखना चाहिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में? सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं हर क्षेत्र में, लेकिन आपदा प्रबंधन के लिए भारत को विश्व से क्या क्या सीखना चाहिए? तो देखिए 2-3 एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं एक संभावित प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, ऐसे अगर प्रश्न आपके सामने आ जाए कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तमाम उपायों के बावजूद भारत की तैयारी कुछ कमजोर नजर आती है और इस क्षेत्र में भारत को विश्व के विभिन्न देशों के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए उदाहरण के साथ। तो आपको क्या करना है, कुछ कुछ उदाहरण लेना है, जैसे सूखा प्रबंधन। सूखा प्रबंधन के लिए सीधा आप चले जाइए इजराइल चले जाइए। हालांकि भारत में भी बड़े शानदार शानदार प्रयास हुए हैं, बहुत शानदार प्रयास हुए। जयपुर के पास ही कोई गांव है, एक केस स्टडी उनका आया था किसी मैगजीन में, वो मैं पढ़ रहा था। उसमें लक्ष्मण शायद नाम है उनका, या फिर से थोड़ा सा तथ्य याद करने में मैं कमजोर हूँ, नाम उनका भूल रहा हूँ। उन्होंने क्या किया है कि चेकोर इस तरह के मतलब चेकोर गड्ढा क्रिएट करना शुरू कर दिया अपने गांव में। पहले वो शुरू में अकेले काम करते रहे, फिर उनके गांव के लोग आए, फिर आसपास के लगभग 58 गांव के लोग इस समय उनके साथ काम कर रहे हैं। और वह राजस्थान का वह इलाका, जयपुर के पास का वह गांव जो कभी सूखे से प्रभावित था, जहां पर मिट्टी की उपज नहीं थी, अनाज उपजता नहीं था, जहाँ के मवेशी प्यासे भूखे रह जाते थे भोजन पानी के अभाव में, वहां पर अब पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि वह दूसरे गाँवों को भी सप्लाई करने की स्थिति में आ गया, केवल वाटर हार्वेस्टिंग से। तो लोकल लेवल पर भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसे पूछा जाए तो इजराइल से हम सीख सकते हैं। इजराइल से हम मरुस्थल प्रबंधन का कार्य सीख सकते हैं, इसका प्रबंधन कैसे करना है। हम लोग इससे सूक्ष्म सिंचाई विधि सीख सकते हैं, जो कि कृषि कार्यों के लिए, कि भाई हमारे पास अगर पानी की कमी हो तो उस संकट में हम कैसे प्रयास करें, इसके लिए इजराइल ने बड़ा शानदार काम किया। इसी तरीके से चक्रवात के प्रबंधन की अगर हम लोग बात करें तो चीन, जापान, इससे हम सीख सकते हैं। भूकंप के मामले में जापान हमको सिखा सकता है। इंफॉर्मेशन के लेवल पे जापान से हम सीख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का डिसिपेशन कैसे होना चाहिए, सूचना का प्रसारण कैसा होना चाहिए, सूचना की पहुंच कितनी सुलभ हो सकती है, कितनी आसान हो सकती है, कितनी सहज हो सकती है, ये सब चीज़ें हम लोग जापान से सीख सकते हैं। तो विश्व के अलग अलग देश हमें अलग अलग शिक्षा देते हैं। जिस देश में जिस तरह की समस्या है, उस तरह के समाधान के लिए उन लोगों ने कुछ इनोवेशन किया है, तो भारत को एडोप्ट कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि लिखते समय यह भी लिखिए कि दूसरे देशों को भी भारत से सीखने की आवश्यकता है। कितनी बड़ी जनसंख्या के साथ, जैसे हम लोग कोविड में क्या किया, हमने तमाम आलोचनाएं हैं, ठीक बात है, लेकिन कोविड में आपने पढ़ा होगा कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिसने अपने अधिकतम नागरिकों को इंजेक्शन लगा दिया, वैक्सीनेशन लगा दिया। यह भी एक उपलब्धि है। इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना मजाक थोड़े, इतनी बड़ी जनसंख्या का नेता बनना मजाक थोड़े। तो जैसा भी है, तो भारत से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकता दुनिया को है। तो दोनों तरह से बैलेंस करके आपका आंसर होना चाहिए। एक दो और पक्ष इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आपदा प्रबंधन में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, एनजीओ की क्या भूमिका हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको भी हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, मीडिया की भूमिका को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पक्षों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका, इस पर भी आपसे छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। मीडिया की भूमिका कई तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ये तो पता ही है आपको। लेकिन यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव भूमिका की ही अपेक्षा करेंगे, पॉजिटिव भूमिका की हम बात करेंगे, और पॉजिटिव भूमिका के बारे में हम लोग उसको और ज़्यादा प्रेरित करेंगे कि मीडिया अपनी पॉजिटिव रोल इसमें निभाए, अदा करे। कुछ एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं कि इंफॉर्मेशन का असर किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में कितना पड़ता है। ये हो गया इंफॉर्मेशन, सूचना, और ये हो जाता है, ये इसको मान लेते हैं हम लोग कि प्रभावित लोग, अफेक्टेड पॉपुलेशन, अफेक्टेड प्रॉपर्टी। इंफॉर्मेशन का मान जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ेगा, यह वैसे वैसे कम होता है। यानी कि अफेक्टेड जो लोगों की संख्या है, अगर इंफॉर्मेशन कम है, अफेक्टेड लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। इंफॉर्मेशन अगर ज़्यादा है तो अफेक्टेड लोगों की संख्या कम हो जाएगी। यानी कि यह ग्राफ ऐसे आता है, रेसिप्रोकल रिलेशन इसमें पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इफेक्ट, या इसको हिंदी में लिख देते हैं, आपदा का प्रभाव
आपदा का प्रभाव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंफॉर्मेशन या सूचना। सूचना अगर अधिक होगी तो प्रभाव कम होगा, और सूचना कम होगी तो प्रभाव ज्यादा होगा। इसलिए पहली बात तो यह समझिए कि सूचना महत्वपूर्ण है, अभी मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है, सूचना महत्वपूर्ण है, इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। अब इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम जिन माध्यमों से किया जा सकता है उसमें मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, और इंफॉर्मेशन का डिसिमेशन जिस तरीके से किया जा सकता है, प्रसारण जिस तरीके से किया जा सकता है, उसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो मीडिया है हमारी, रिमोट एरिया, लोकल एरियाज होते हैं, उन एरियाज में मीडिया बहुत ज़्यादा एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। लोग उनकी खबरों को देखते हैं, मानते हैं, इन्हीं की खबरों के आधार पर अपनी वो धारणा बनाते हैं, दरअसल बेसिकली बनाते हैं, अपना एक प्रिजम्पशन बनाते हैं। जैसे कि मीडिया बढ़ा चढ़ाकर किसी लीडर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताए, तो आप तो उस लीडर से मिले नहीं हैं, गांव के लोग तो उससे कभी मिल नहीं पाएंगे। अब वही धारणा वो बना लेते हैं कि बड़ा ईमानदार है, बहुत अच्छा है, देशभक्त है, कर्मठ है, राइट, और इसी आधार पर फिर उसको वोट देते हैं, इसी आधार पर वो जीतता है। इसी को कहते हैं इमेज मैनेजमेंट। तो मीडिया की भूमिका होती है, और बहुत सारे लोग अभी मीडिया के वर्किंग स्टाइल से परिचित नहीं होते हैं। उनको लगता है कि जो दिखाया जा रहा है वही सच है, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो गलत कैसे हो सकता है। उनको ये नहीं पता है कि जो दिख रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन आधा सच है, और आधा सच गलत से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक, इस तरीके की चीज़ें मीडिया के द्वारा की जाती है, और मीडिया का ये प्रभाव होता है। मीडिया दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई मीडिया, और एक होती है प्रिंट मीडिया, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टीवी हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, डीटीएच हो गया, राइट, ये मोबाइल हो गया। प्रिंट मीडिया, अखबार, न्यूज़पेपर जो होते हैं, ये प्रिंट मीडिया हो गए, जर्नल हो गए, मैगजीन हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों अलग अलग। अब जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में, जिस मीडिया की ज़्यादा पहुँच है, आप देखेंगे कि एक इलाके के लोग एक ही तरह के अखबार, एक ही अखबार ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो आमतौर पर उन लोगों की धारणाएं एक जैसी ही होती है, विश्वास मत एक जैसा ही होता है। लेकिन जिस इलाके में 10 अखबार की सप्लाई होती है, 10 अखबार पढ़े जाते हैं, वहाँ पर लोगों में मतभेद होता है, फिर विचार विमर्श होता है, फिर वहाँ पर एक तार्किकता निकल के आती है। कुछ उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1970 में बांग्लादेश के तट पर एक चक्रवात आया था, उसका नाम मुझे याद आ रहा है, तो उसका नाम शायद भोला था, या इसके बाद वाले का भोला था। खैर, एक चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था बांग्लादेश में, और उस चक्रवात में तकरीबन 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इंफॉर्मेशन का लेवल यहाँ पर था ही नहीं 1970 में। जब इंफॉर्मेशन का स्तर थोड़ा सा बढ़ा 1985 में, का एक और चक्रवात आता है, लेकिन इस चक्रवात में महज 10,000 लोगों की मृत्यु हुई। पहले वाले चक्रवात में 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और दूसरे वाले उसी तरह के चक्रवात में महज 10,000 लोग हताहत हुए, उनकी मृत्यु हुई। अब 10,000, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका 3% ही आएगा। यानी कि इन्फॉर्मेशन के होने से, हालांकि 10,000 की मृत्यु भी अपने आप में बहुत बड़ी मृत्यु है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कम आंकड़ा है, लेकिन पहले वाले इंसिडेंट का महज 3% ही यहाँ पर घटित हो रहा है। दूसरी बात पे हम लोग आते हैं, 1994 में एक किसी तरह का हादसा हुआ, और उसमें लगभग 1,000 लोगों की मृत्यु हुई। इंफॉर्मेशन, जितनी तेजी से इंफॉर्मेशन, जितनी सटीकता से इंफॉर्मेशन, और जितनी सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाती है, उस हिसाब से उतनी मात्रा में हम बचत कर पाते हैं, और डिजास्टर से होने वाली क्षति को जितना हम बचा पाएंगे, आपदा प्रबंधन में समय, रिसोर्स, ऊर्जा, श्रम, इन सब का व्यय उतना ही कम होगा। तो इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इस बात को ध्यान में रखना। और ये केवल बांग्लादेश की बात नहीं है। 1977 में आंध्र प्रदेश में एक चक्रवात आया, और उस चक्रवात में तकरीबन 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। जबकि लगभग 1990 में, मतलब उससे 10, 12, 13 साल बाद एक और चक्रवात उसी तरह का आता है, और उससे महज 900 या 1,000 के आसपास लोगों की मृत्यु होती है। इंफॉर्मेशन का था, और इंफॉर्मेशन को प्रसारित करने में, लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की बड़ी अच्छी भूमिका हो जाती है। दोनों लेवल पे काम करती है, दोनों के तीनों लेवल पे काम करती है। जब आपसे मीडिया का रोल पूछा जाए, मीडिया की भूमिका पूछी जाए, तो आप ऐसे करिए, मीडिया इन डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन में मीडिया। तो प्री डिजास्टर, पूर्व आपदा या आपदा पूर्व, आपदा के दौरान, और आपदा के बाद, ये 3 लेवल मीडिया की भूमिका आप लिख सकते हैं।
आपदा पूर्व क्या कर सकती है भाई? आपदा पूर्व आपको सूचना, अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग या पूर्व चेतावनी, मीडिया जागरूकता पैदा कर सकती है जी, अपनी तैयारी में भूमिका निभा सकती है। लोगों को ये इन्फॉर्म कर सकती है कि भाई ये तूफान आने वाला है, ये सूचना है हमारे पास, आपको ये करना है, आपके लिए ये शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, आपके लिए ऐसे गाड़ी आएगी, उस गाड़ी में चुपचाप बैठ जाना है, ये गाड़ी कोई अपहरण करने वाली गाड़ी नहीं है, ये कोई टीम आएगी, टीम रेस्क्यू करके आपको वहाँ से उठाकर किसी और जगह पे ले जाएगी, फिर बाद में आपको आपकी जगह पे पहुँचा देगी, ताकि लोगों के मन में तसल्ली रहे। और मान लीजिए इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं, अचानक से सरकारी ही सही गाड़ियाँ गई बहुत बड़ी बड़ी और लोगों को ज़बरदस्ती उसमें ठूसने लगी, लोग पैनिक कर जाएंगे और वैसे दूसरी हादसा हो जाएगी, वहाँ पर एक दूसरी आफत वहाँ पर आ जाएगी, अनियंत्रित भीड़ का हादसा हो जाएगा। तो मीडिया की भूमिका यहाँ पर हो जाएगी। मीडिया इसमें क्या हो जाएगा कि रेस्क्यू बचाव कार्य में मीडिया के माध्यम से एक्शन बनता है किसके किसके बीच में, जो मीडिया है तो डिजास्टर के लिए जो अथॉरिटी है, आपदा प्राधिकरण, मतलब जो ऑथेंटिकेटेड लोग हैं, जो असाइंड जॉब वाले लोग हैं, जिनकी नौकरी यही है आप उस आपदा से लोगों को बचाने का, और एक लोग हैं जो परेशान हैं यानी कि जनता है, इन दोनों के बीच में ये मीडिया इंटरफेस का काम करती है। क्योंकि मान लीजिए एक ऑफिसर है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, एक डीएम साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी है आपदा प्रबंधन करना, बाढ़ आई हुई है किसी जगह पर, उस बाढ़ का प्रबंधन करना उस डीएम का काम। अब डीएम ने कैसे कैसे अपनी तैयारियां कर रखी है, किन किन लोगों को अपॉइंट कर रखा है, कौन सा कॉल सेंटर उसने स्थापित किया हुआ है, कौन सा फोन नंबर काम कर रहा है, एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगा, शेल्टर हाउस कहाँ से मिलेगा। अब एक व्यक्ति जिसका घर उस बाढ़ के चपेट में आने वाला है, उसकी पहुंच उस डीएम तक तो है नहीं, के मारे मर जाएगा, परेशान हो जाएगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, अंततः हार जाएगा। तो मीडिया यहाँ पर क्या भूमिका निभा सकती है, आपकी परेशानी क्या है, ये बोलेगा भाई बाढ़ आने वाली है, यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास कोई सूचना नहीं। फिर यह मीडिया इन तक जाएगा और बोलेगा कि आपकी तैयारी क्या है, अगर कोई बाढ़ में फंसा हुआ है तो क्या करना चाहिए। ये सारी अपनी ऑथेंटिकेट जानकारी इसको देंगे और इस व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंचती है, वह व्यक्ति उस सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है इसके दौरान। तो मीडिया की यह भूमिका हो सकती है लोगों में पैनिक घटाने के लिए, लोगों की सहूलियत बढ़ाने के लिए। उसके बाद की कंडीशन में जो सरकार ने सर्विसेज चालू किए हैं, जैसे फ़ोन नंबर चालू किया होगा, मुआवजे की राशि चालू की होगी, उनको किस तरह की सहूलियत दी जा रही है चालू की होगी, या कोई व्यक्ति खोया हुआ मिल गया, कोई मृतक जिसको घोषित किया गया था, यानी कि ये मतलब ये पहले ही अंदाज़ा था कि वो मर गया है, फिर बाद में कहीं से उनको रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया और फिर वो जीवित है, तो उनके परिवार वालों तक यह संदेश पहुँचाने का काम ये मीडिया का कि लापता और मृतकों के बारे में जानकारी के लिए इस फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, आपके लिए ये सेवाएं भेजी जा रही हैं। देखिए यहाँ से ये राहत सामग्री जा रही है, आपको राहत सामग्री कहाँ से कलेक्ट करना है, राहत सामग्री कैसे आपको पहुँचाई जाएगी। अगर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ से हेलीकॉप्टर जाएगा, वहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी मीडिया दिखा सकती है कि किस तरीके से आपके ऊपर रस्सी गिराई जाएगी, उस रस्सी को पकड़ के किस तरीके से ऊपर उठना है। तो ये सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से मैनेज की जा सकती है। लेकिन तो ऐसे ही एक डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के इनकी भूमिका को अलग अलग स्तर पर जब आप दिखा देते हैं तो थोड़ी सी मतलब दोनों चीज़ें लिंक हो जाती हैं। एक तो आप हवा में उतर नहीं दे रहे हैं और दूसरा आपके पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट चक्र, आपदा प्रबंधन चक्र, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एक अहम हिस्सा है, उसके अंतर्गत आप अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भटकाव की संभावना खत्म हो जाती है और एक उत्तर में ऑथेंटिसिटी भी आने लगती है। समस्या ये है कि मीडिया कई बार निगेटिव भूमिका में आ जाती है। अब इन सब चीज़ों के अपोजिट आप सोचना शुरू कर दीजिए, इन सारी चीज़ों के अपोजिट हो जाइए और फिर देखिए मीडिया की भूमिका क्या है, क्या हो सकती है भाई। पैनिक क्रिएट कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कि कहीं पर कोई हादसा हुआ है और वहाँ पर उस हादसे में कुछ लूट मार की खबरें आई, 8-9 चैनल हैं टीवी पर, 8 के 8 चैनल उसी लूट मार की खबर को दिखा रहे हैं। अब एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जो घर में बैठ के टीवी के माध्यम से उस हादसे की जानकारी इकट्ठा करना चाह रहा था, उसके मन में क्या आएगा कि अरे ये तो बहुत लूट मार चल रहा है, हर चैनल पर लूट मार दिखा रहे हैं। उसको ये पता ही नहीं कि एक ही जगह कहीं लूट हुई है, एक ही जगह ऐसी घटना हुई है और जिसको अलग अलग चैनल वाले अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं, इसलिए वो 8 तरह का लग रहा है। तो घबरा जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। एक दूसरा, कई बार मीडिया करप्ट रूप में भी काम करती है। जैसे एक बार जमैका में कोई बाढ़ आई थी या कुछ आपदा, कोई घटना घटी थी जमैका के, उस बाढ़ में मतलब उस आपदा में उस समय जो सरकार में थे लोग, उनकी पार्टी राहत का कार्य भेज रही थी, राहत करवा रही थी, उसमें सुविधाएं दे रही थी, फैसिलिटी दिलवा रही थी, और विपक्ष के लोग भी कुछ
थोड़ी बहुत मात्रा में 2-4 बिस्किट मान लीजिए भेज रहे हैं। अब मीडिया ने 2-4 बिस्किट यानी कि विपक्ष वाली पार्टी को इतना एक भगवान के रूप में दिखा दिया कि इन्हीं की वजह से आप लोग ज़िंदा हैं, आप लोग बच रहे हैं। पक्ष वालों को दिखाया नहीं। तो लोगों के मन में एक भाव बैठ गया कि ये जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, असली तो यही है। जिनको कुर्सी मिल गई हो तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं, जबकि वास्तव में सरकार ने बहुत अच्छा किया था। और नतीजा ये हुआ कि उसके कुछ दिनों बाद चुनाव हुआ जमाई के और विपक्ष में बैठे हुए लोगों की सरकार बन गई। तो मीडिया की इतनी भूमिका होती है। बांग्लादेश के चक्रवात में भी ये हुआ था, ऐसी भूमिका होती है। तो मीडिया मैनेजमेंट के लिए आप देखते ही होंगे कि जो लोग सत्ता में हैं या रहते हैं, कोशिश करते हैं कि मीडिया को मैनेज किया जाए अपने हिसाब से। तो जब चीज़ें खराब होती हैं तो कहते हैं सिस्टम फेल हो गई, और जब चीज़ें दुरुस्त होती हैं तो कहते हैं सरकार ने कमाल कर दिया। तो ये सब क्या है, मीडिया मैनेजमेंट का ही एक काम होता है, मीडिया मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। मीडिया किसकी भाषा बोलता है ये मीडिया डिसाइड करे, उस पर निगरानी करने की जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं। मैं डिसाइड करूँगा कि गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। सुनने वाले के ऊपर है कि उसको सही मानता है, गलत मानता है। कोई हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे तो हमें इतनी अकल होनी चाहिए कि वो गाली जेन्युइन है या खराब। कोई प्रधानमंत्री की तारीफ करे तो ये पता होना चाहिए कि वास्तविक रूप से तारीफ है या चमचागिरी है, मतलब क्या है। इतनी सेंस, इतनी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। मीडिया कई बार पैनिक क्रिएट करने का काम करता है। जैसे कहीं पर कोई हादसा हुआ, मान लेते हैं बाढ़ आया, बाढ़ में 10 लोग फंसे हुए हैं और राहत का कार्य खूब चल रहा है। मीडिया केवल 10 लोगों पर ही फोकस करे, कोशिश करे देखिए किस तरह से हमारे प्रशासन की लाचारी हमारे सामने आई, किस तरह से हमारे शासन प्रशासन की पोल इस बाढ़ ने खोल दिया है। ये तो बाढ़ की अभी एक झलकी है, असली फिल्म तो बाकी है। तो क्या हमारी सरकार सो रही? इस तरह की खबरों से पैनिक क्रिएट कर देती है। अगर निगेटिव भूमिका में मदद कुछ नहीं करते, आपने देखा होगा मीडिया वालों को कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों के मुंह में माइक डाल देते हैं, कैसा लग रहा है आपको? वो कहता है बहुत मजा आ रहा है, तुम भी आओ इसी। उसको बचाता नहीं है, वो उससे हाल चाल पूछ रहा है। अभी मुंबई में बाढ़ आई थी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। तो वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जिसके हाथ में प्लास्टर था या हाथ उसका डैमेज हो गया था, टूटा हुआ था, वो अपनी माँ को लेकर जा रहा था, मतलब माँ को रेस्क्यू कर रहा था, माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था और हाथ पकड़ के पीठ पे बिठा के माँ को ढो रहा था। मीडिया वाले गए, ये क्या कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? और मीडिया वाला अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, फिर थोड़ी सी मदद कर देता तो उसकी माँ सड़क के उस किनारे चली जाती। उसका बेचारे का टूटा हुआ हाथ था, अकेले हाथ लेके झेल रहा है, सामान रखा हुआ है, माँ को रखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें लेकिन नज़र नहीं जाती लोगों को। तो मीडिया अगर चाहे तो अच्छी भूमिका निभाएगी, मीडिया चाहे तो बुरी भूमिका निभाएगी। मीडिया की भूमिका इन्फॉर्मेशन के लेवल पे, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात, एकीकरण के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, राहत बचाव के लिए, सूचना के डिसिपेशन के द्वारा रिकवरी और डेवलपमेंट के लेवल पे भी, जिससे कि बाढ़ के बाद वहाँ पर मीडिया पहुँच जाए और दिखाए कि सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले साबित हो रहे हैं। अगर जेन्युइन रिपोर्ट दिखाए तो कि देखिए सरकार ने दावा किया कि हमने बाढ़ वाले क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न कर दिया है, जबकि निर्माण के नाम पर यहाँ पर केवल झोपड़ियाँ खड़ी की गई हैं जो कि अगले बाढ़ में ही फिर से ध्वस्त हो जाएंगी। तो सरकार के ऊपर दबाव रहेगा। जनता को जाकर अगर ये मीडिया जागरूक करे कि भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम मांगो ना, अच्छी बिल्डिंग मांगो, अच्छे आवास मांगो, तुम्हारे ही टैक्स से, तुम्हारे वोट से सरकार चल रही है, तुम लोग डिमांड करो।